नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काउट परिदृश्य और आपके साथ मैं मनोज सेन। एक नई कहानी और एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुखातिब होने जा रहा हूं। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि भी है और आज की कहानी लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत से संबंधित है। बात सितंबर 1965 की है। तब पाकिस्तान भारत के जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने थे। शास्त्री जी की कांग्रेस में अच्छी पकड़ थी और एक बढ़िया इमेज थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी काफ़ी मानते थे और नेहरू जी भी शास्त्री जी को खूब मानते थे। और ऐसा कहा भी जाता है कि शास्त्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना मेंटोर मानते थे। पार्टी में भी शास्त्री जी की एक अहमियत थी और एक बेदाग छवि भी थी। तो वे बिना किसी विरोध के प्रधानमंत्री बन गए। वे जितने सीधे थे और जब बात देश की सुरक्षा की आ जाती थी, देश के मुद्दों की आ जाती थी, तब वो उतने ही ज़्यादा सख्त भी हो जाते थे। और देश ने इसकी मिसाल 1965 यानी 1965 में देखी थी। सितंबर 1965 में जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अचानक अटैक किया था, तो पलटकर शास्त्री जी ने जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को भेज दिया था। जंग शुरू हो गई। उसी वक्त शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, यानी जवान और किसान को जोड़ने का काम किया था। युद्ध शुरू होने के बाद उस वक्त भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच जाती है और पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट पर होता है। हालांकि हमला पाकिस्तान करता है, जिसमें जवाबी कार्रवाई भारत करता है और भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच जाती है। फिर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र का प्रेशर आया कि जंग रोकी जाए और समझौता हो। इस बातचीत के दौरान 23 सितंबर 1965 को और भारत पाक दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरफ उसी टाइम भारत न्यूक्लियर टेस्ट भी करने जा रहा था, उसकी भनक सारी दुनिया को थी और अमेरिका को भी थी, और ये बात अमेरिका को काफ़ी नागवार गुजर रही थी। तो युद्ध विराम हो जाता है। रूस पहल करता है समझौता करवाने की, दोनों देशों के बीच बातचीत करवाने की कि आगे युद्ध ना किया जाए। तो उसको लेकर उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद दोनों देशों में किसी तरह का तनाव ना हो, इस तरह की एक संधि करवाई जाती है और इसको लेके एक बातचीत की पेशकश की जाती है। भारत और पाकिस्तान दोनों राष्ट्र बातचीत को तैयार हो जाते हैं और दोनों राष्ट्र अध्यक्ष भारत से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान राष्ट्रपति उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में पहुंचते हैं। 10 जनवरी 1966 को दोनों नेता उज़्बेकिस्तान में मिलते हैं, शास्त्री जी और जनरल अयूब खान। 10 जनवरी की शाम करीब 4 बजे दोनों राष्ट्र के नेता इस समझौते पर दस्तखत करते हैं, रूस के प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में। अब ये दस्तखत हो गए, युद्ध विराम हो गया। उसी वक्त शास्त्री जी को ये भी था कि अगर इस तरह से अपन आज की पोजीशन में अगर भारत का स्टैंड देखा जाए तो उस वक्त काफ़ी मजबूत पोजीशन में भारतीय सेना थी। तो नेहरू जी को लगा कि हो सकता है देश में विरोध भी होगा, विपक्ष किस तरह से सवाल उठाएगा। तो इस तरह से उनको उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि पीस यानी शांति के लिए समझौता ही एकमात्र उपाय है, तो उन्होंने समझौते पर दस्तखत कर दिए। इसमें एक किस्सा ये भी है कि उस वक्त उन्होंने अपने घर पर फ़ोन किया था, उनकी बेटी ने फ़ोन उठाया और उन्होंने बताया कि युद्ध विराम के लिए समझौता किया है। तब उनकी जो बेटी है वो चिल्ला उठती है, बोलती है कि आपने ये क्या किया, हम एकदम मजबूत पोजीशन पे हैं, अटैक भारत ने किया ही नहीं है, भारत ने तो जवाबी कार्रवाई की है, अटैक जबकि पाकिस्तान ने किया है, हम युद्ध विराम क्यों करने जा रहे हैं। तब नेहरू जी बोलते हैं कि आप अपनी मम्मी से बात करो। तो वो उस वक्त बात नहीं करवाती है, वो
इस तरह से कुछ बोलती है कि आपने ये गलत फैसला है, आपका गलत डिसीजन है। तो इन सब के बीच में नेहरू जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, और कॉल काट देते हैं। 10 जनवरी 1966 को युद्ध विराम के लिए समझौता होता है। वहीं रूस के ताशकंद में रूस के प्राइम मिनिस्टर की ओर से नेहरू जी और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम किया जाता है, खाने का एक प्रोग्राम रखा जाता है। रात को वहीं एक किला होता है, उसमें वो रुकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं रूस की ओर से की गई थी, खाने की और रहने की। अगले दिन सुबह नेहरू जी को ताशकंद से काबुल जाना था, वहाँ अफ़गान लोगों से उनकी कुछ मीटिंग थी। अब वो खाना पाना करके अपने कमरे में चले जाते हैं। बड़ा सा एक कमरा था जिसका इंतज़ाम रूस की ओर से किया गया था, और उस रूम के अंदर ना कोई फ़ोन था, ना कोई बेल थी, ना ही कोई इंटरकॉम था। दरअसल सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर किसी भी राष्ट्र में या किसी भी देश में जाता है तो वहाँ जिस रूम में रहने ठहरने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर उनके रूम के अंदर बेल, इंटरकॉम, फ़ोन की जो फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन नेहरू जी का जो रूम था उसमें ये फैसिलिटी नहीं थी। इधर एक चीज़ और थी, जितने दिन वो नेहरू जी वहाँ रहे ताशकंद में, तो शास्त्री जी का खाना बनाने का काम है, वो भारत के एम्बेसडर थे MRTN कोल, उनका पर्सनल एक रसोइया था, वो खाना बनाता था, जिसका नाम था चांद मोहन। और वैसे शास्त्री जी दौरे पर जाते थे तो उनके साथ उनका पर्सनल रसोइया भी रहा करता था, जिसका नाम था रामनाथ। जहाँ भी शास्त्री जी जाते थे रामनाथ उनके साथ जाता था और उनका खाना बनाने का काम रामनाथ ही करता था। लेकिन उस दिन खाना चांद मोहम्मद ने बनाया था। खाना खाने के बाद शास्त्री जी की आदत थी कि वो खाना खाने के बाद दूध पिया करते थे, और दूध पीकर वो अपने कमरे में चले जाते हैं। वहाँ उनके साथ होते हैं जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर, जो प्रेस सचिव के तौर पे उनके साथ होते हैं, उनका अलग रूम होता है। वहीं शास्त्री जी के निजी सेक्रेटरी, पर्सनल सचिव जगन्नाथ सहाय, उनका भी रूम अलग होता है, शास्त्री जी के रूम से दूर होता है। शास्त्री जी को रात करीब 1 बजे खांसी आना स्टार्ट होती है। तब वो जैसे तैसे रूम का दरवाज़ा खोल के बाहर आते हैं और अपने जो निजी सेक्रेटरी है उनके पास जाते हैं, और सेक्रेटरी है जो उनके पर्सनल डॉक्टर है उनको बुलाते हैं, वो चेकअप करते हैं। थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि आप नॉर्मल हैं और रेस्ट कीजिए। तो उनको उनके रूम में लेके जाया जाता है। वहाँ शास्त्री जी बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करता है, पता चलता है कि शास्त्री जी की मौत हो चुकी थी। शास्त्री जी अब जिंदा नहीं। डेथ का टाइम करीब 1:25 से लेके रात के 1:32 बजे के लगभग का बताया जाता है। अब यहाँ पर यह होता है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है तो वहाँ के एम्बेसडर को रिएक्ट करना होता है। एम्बेसडर फिर दिल्ली रिएक्ट करे और दिल्ली से फिर 1, 2, 3 नंबर इस तरह से इन्फॉर्म किया जाता है। पर यहाँ पर इस तरह की कोई जल्दीबाजी, कोई हड़बड़ाहट कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी। जब पुख्ता हो गया कि शास्त्री जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनके साथ जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर साहब थे, उन्होंने उनके पास में जो तिरंगा था वो शास्त्री जी के पार्थिव शरीर पर डाल देते हैं, और थोड़े पुष्प वगैरह वो उनके सम्मान में उनकी बॉडी पर डाल देते हैं। अब अगले दिन का इंतज़ार होता है। सुबह होती है। KGB रसिया की जो खुफिया एजेंसी है वो पूछताछ करती है, जो शास्त्री जी का खाना बनाते हैं उनको वहाँ से ताशकंद से, जो ये घटनाक्रम हुआ था जहाँ शास्त्री जी की डेथ हुई थी, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर ले जाकर उन जो खाना बनाने वाले होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है। तो KGB का पहला रिएक्ट ये था कि हमें डाउट है कि शास्त्री जी की मौत पॉइजन के कारण हुई है, और इसकी वजह यह भी है कि शास्त्री जी पहले एकदम ठीक थे और ऐसे अचानक डेथ होना ये पॉइजन का ही कारण हो सकता है।
वहीं रसिया के डॉक्टरों की एक रिपोर्ट आई, उसमें यह था कि शास्त्री जी की मौत है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। अब ये कार्डियक अरेस्ट वाली बात मैं आगे लास्ट में बताऊँ। अब वहाँ जो कमरे का जो सीन था, सीन ऑफ इंसिडेंट, उसमें शास्त्री जी की दोनों चप्पल थी वो एकदम सही जगह पर थी, सही जगह रखे हुए थे। बेड बिल्कुल ठीक था, पर जो थर्मस था जो वो साथ लेकर आए थे वो गिरा हुआ पड़ा था। और कहा गया कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से शास्त्री जी की मौत हुई है और कोई रीज़न था नहीं। और इस बीच में हिंदुस्तान को खबर दी जाती है, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से खबर पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचती है, लोगों तक पहुंचती है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि मौत आखिर हुई कैसे थी, कि दिल का दौरा पड़ने से हुई। फिर पाक के अयूब खान जो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी थी और उन्होंने कंधा भी दिया था, वो तस्वीरें आज भी हैं। और फिर शक उठने लगा कि केजीबी का दवा पॉइजन और डॉक्टर की जो रिपोर्ट है या डॉक्टर जो दावा कर रहे हैं वो कार्डियक अरेस्ट। इस बीच शक होने की एक वजह ये भी थी कि जो शास्त्री जी का शरीर था उसके ऊपर का हिस्सा था, पैरों से ऊपर का, वो बिल्कुल नीला पड़ चुका था। बाकी सब ठीक था, पैरों से नीचे पूरा जो बॉडी थी वो ठीक थी, पैरों से ऊपर था वो बॉडी नीली पड़ चुकी थी। फिर पार्थिव शरीर को हिंदुस्तान लाया जाता है और उसके बाद गुजारी लाल नंदा है वो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर शास्त्री जी का अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। और गुजारी लाल नंदा के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन इंदिरा गांधी के बारे में ये था उस वक्त कि वो इतनी कोई हाई प्रोफाइल नेता नहीं थी, यूँ कह सकते हैं कि एक लो प्रोफाइल नेता थी। और अच्छे खासे जो ताकतवर मंत्री थे उनमें भी उनकी गिनती नहीं होती थी। तो अचानक उस दौरान यह था कि मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है, हालांकि वो बाद में देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री भी साबित होते हैं। उसके बाद जैसे ही ये इनका जो नेहरू जी की पार्थिव देह है वो हिंदुस्तान पहुंचती है, तो शास्त्री जी की जो पत्नी है वो ऑब्जेक्शन उठाती है, ललिता शास्त्री, कि ये मौत नेचुरल डेथ नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश है। और इसकी वजह दो थी, एक तो कि माथे पर वाइट कलर के धब्बे थे और भी बॉडी पर कई जगह वाइट कलर के निशान थे जिनका डॉक्टर भी नहीं बता पाए। दूसरा, उनके पेट पर कुछ 2 कट लगे हुए थे जो उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने बताया था कि ये पहले नहीं थे या बर्थ मार्क नहीं थे। ये दोनों चीज़ें शक पैदा कर रही थी, इसलिए ललिता शास्त्री और घरवालों ने पोस्टमार्टम की डिमांड भी की थी। उस वक्त गुजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं, वो उस वक्त सुनाई नहीं की जाती है उनकी। आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतिहास में शायद पहली बार ही हुआ होगा जब किसी देश के प्रधानमंत्री की रहस्यमयी मौत हो जाती है और उसके बाद जो मौत की वजह जानने के लिए सबसे बेसिक प्रोसेस है पोस्टमार्टम, जिससे ये पता किया जा सकता है कि मौत कैसे हुई थी, वो प्रोसेस नहीं हो पाती। यानी लाल बहादुर शास्त्री जी की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होता है, ना ताशकंज में होता है और ना ही हिंदुस्तान में होता है। ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक देश के प्रधानमंत्री की संदिग्ध अवस्था में मौत होती है और उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि डॉक्टरों ने कहा था कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई है, तो किसी की भी डेथ को अपन तब तक प्रूफ नहीं कर सकते कि किस वजह से डेथ हुई है जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक अपन प्रूफ नहीं कर सकते कि इस वजह से डेथ हुई है। जब पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ तो उन डॉक्टरों को कैसे पता चला कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हुई है? ये क्यों नहीं हुआ, ये सवाल आज भी बना हुआ है। आज
साल से भी अधिक साल का टाइम गुजरने के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। और आशा करते हैं कि इस सवाल का जवाब मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और आने वाली पीढ़ियां भी शायद इस सवाल की तलाश ज़रूर करेंगी कि आखिर क्या रीज़न था जिसकी वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई और उनकी मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मैं मनोज सेन आप लोगों से सिक्योरिटी परिदृश्य के माध्यम से मुखातिब हो रहा था। नमस्कार।